बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी इस दुआ के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी जो ज़िंदगी है वो सेहतमंदाना गुजरी होगी, क्योंकि ज़िंदगी में सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम सेहतमंद नहीं होंगे तो हम हमारी ज़िंदगी का कोई भी काम अच्छे से सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। विंटर आते ही जो सबसे पहला और अहम मसला बहुत सारे लोगों को देखने में मिलता है वो ये है कि हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कभी पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम हड्डियों के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि क्यों विंटर आते ही ये मसला हमें देखने को मिलता है। ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, वो क्या कहते हैं, किस तरह से इस मसले से हम निपट सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे जी। और इसके साथ साथ मौसम जो है वो आपकी ज़िंदगी पे डायरेक्टली असर कर रहा होता है, और फैसलाबाद में चूँकि स्मोक के डेरे हैं हमारी ज़िंदगी को बड़े मुतासिर कर रहे हैं। फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ शहर हमारा प्यारा सा शहर है और इसकी डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कौन कौन से जो रोड हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की गुंजाइश है, नए मंसूबे कौन से मिल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सब्जियों के भाव ताव देखना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारा बजट हम कुछ और बना के जा रहे होते हैं, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि आज तो ये सब्ज़ी महंगी हो गई है। तो आज के भाव सेगमेंट में हम सब्जियों के भाव भी जानेंगे। गोल्ड की कीमत जो है वो भी हमारी ज़िंदगियों पर इफ़ेक्ट कर रही होती है। गोल्ड कभी हमें सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज क्या रेट्स रहेंगे ये भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम जो है वो सर्दी की तरफ रवा दवा है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सेहत पे भी मुज़र सेहत असरात रूनमा हो रहे हैं और शहरी जो है एहतियात लाजमी करें। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम रज़ा, बताइएगा कि आज के वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद का मौसम अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और मौसम तब्दील हो चुका है। सर्दियाँ जो हैं वो भी महसूस होने लगी हैं, ख़ास तौर पर सुबह और रात के औकात में। लेकिन अगर हम स्मोक के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दिन ब दिन इसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। फैसलाबाद का सनती शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त के अंदर शामिल हो रहा है। अगर हम इस वक्त फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 338 पॉइंट्स तक जा पहुंची है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। गुज़िश्ता रोज़ भी 300 से ज़ायद जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, अब मज़ीद इसी तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौसम जो है वो भी तब्दील हो रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि हवाएं 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं फैसलाबाद के मौसम को तब्दील कर रही हैं, खुनकी का और सर्दी का एहसास भी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बढ़ती हुई स्मोक जो है वो फैसलाबादियों को बीमारियों की तरफ लेके जा रही है। तो तिबी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदबीर का मशवरा दिया गया है। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि एहतियात ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, काले चश्मे का इस्तेमाल करें, क्योंकि बाइक पर सफ़र करने वाले अफराद या पैदल चलने वाले अफराद या ख़ास तौर पर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं जब वहाँ सुबह सवेरे निकलते हैं तो उस वक्त स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम पर अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, चश्मे का इस्तेमाल नहीं करते तो स्मोक आपकी आँखों में एलर्जी का सबब भी बनती है। सांस की बीमारियाँ जो हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और अस्पतालों के अंदर और महकमा हेल्थ की जानिब से भी इस बात पे जोर दिया गया है कि जब से स्मोक का आगाज़ हुआ है तब से ही जो सांस लेने की बीमारियां हैं, आंखों में एलर्जी है, खांसी, गला ख़राब, ज़ुकाम है, उसकी बीमारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और रोज़ की बुनियादों पर लोग जो है इससे बीमार होते दिखाई दे रहे हैं। एहतियाती तदाबीर का मशवरा जो है वो तिबी माहिरीन की जानिब से दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वाकई मौसम जब बदलता है तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद है या पंजाब है स्मोक की लपेट में है, जिसमें एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम एहतियात उस तरह से नहीं करते, फिर उसके असरात हमारी सेहत पर रूनुमा होते हैं। और इसके साथ साथ गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। स्मोक के हवाले से फ़र्दर भी बात करते हैं जी, लेकिन इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने से पहले हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उमर राजा ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आपसे
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में आए रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। शहरी पैनिक भी हैं लेकिन एहतियात करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। तो फैसलाबाद में क्यों स्मोक इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या अवामिल है? देखिए महविश, बहुत सारी वजूहात हैं इसमें, जिसमें धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हो, इंडस्ट्री हो। बिलाशुबा हमारा इंडस्ट्रियल हब है फैसलाबाद। उसमें से हुकूमत की जानिब से ये वादे दावे तो किए जाते हैं कि हम इस पर जो है वो इतने लाख जुर्माना करेंगे जिसकी चिमनियों से धुआं निकलेगा। अगर धुआं छोड़ती गाड़ी जो है वो पकड़ी जाती है, उसको इतने लाख जो है वो जुर्माना पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि अगर ये जुर्माने हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्या शहरी इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे? अगर देखा जाए तो अमल दरामद, अगर जितने भारी जुर्माने रखे गए हैं, इतना जुर्माना वाकई ही हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शहरी जो है वो फिर कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो करे। ये बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ शहरियों को भी ये मसला है कि वो जब तक बाइक हो, उनकी गाड़ी हो, रिक्शा हो, वो जब तक उसकी एंड नहीं हो जाता, वो काला धुआं नहीं छोड़ने लग जाता, ना तो वो उसका ऑयल चेंज करवाते हैं, ना उसके मेंटेनेंस करवाते हैं। मतलब वो उन्होंने भी शायद इस चीज़ पे छोड़ दिया हुआ है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब के इलाके में फैसलाबाद में होगा, लाहौर के साथ साथ। तो इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। अगर इंडस्ट्री है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो हमें रोज़गार दे रहे हैं तो जो है वो हमारी जानों के साथ जो है वो फिर खिलवाड़ शुरू कर दें कि वो उसका प्रॉपर जो है वो मतलब जो ईंधन बताया जाता है कि ये इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल ना करें, तो उसकी वजह से फिर काला धुआं निकलता है। मैं कहता हूँ कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक है, हम मानते हैं उनकी बात, क्योंकि जब भी उनके साथ मीटिंग्स होती हैं इंतज़ामिया की, तो वो कहते हैं कि जी हम बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो दे रहे हैं फैसलाबाद के साथ साथ पाकिस्तान को, हम एक्सपोर्टर्स हैं, हमें फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी एक ईपा की मीटिंग जो है वो अटेंड की, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें अपनी चिमनियों के कैमरे लगाएं, उसकी एक्सेस दे दें। उनमें उन्होंने ये भी कहा कि आपको ग्रीन जो धुआं है वो ग्रे धुआं जो है वो अलाउ है, ब्लैक हरगिज़ नहीं है। यानी कि यहाँ तक भी छूट दी है कि उसमें से शुरू में वो कोई वजह आता है कि उसके बेस पे शुरू में से जो है ना वो वाइट के साथ ग्रे धुआं निकलता है। उन्होंने कहा ये भी अलाउ है कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन अगर ब्लैक निकलेगा तो हरगिज़ ये अलाउ नहीं है। अच्छा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी इस चीज़ के पे आमादा नहीं हो रहे कि हम कैमरे लगा के एक्सेस देंगे। हालांकि ये कितनी बहुत माहौल को बचाने के लिए बड़ी ज़रूरी सी एक एक्सरसाइज है। बिल्कुल एक्सरसाइज है। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा, देखिए अब एक कैमरा लगता है, वाईफाई हर जगह पे मौजूद है, फैक्ट्रियों में हो, ऑफिस में हो, तो वो कितनी देर लगेगी या कितनी उस पर एक्सपेंस आएगा कि उनको आखिर मसला क्या है कि वो क्यों कैमरे की एक्सेस जो है वो उनको नहीं दे रहे। वो कह रहे थे जी तो आप हमारा बिजनेस बंद करें, मतलब अगर कैमरा लगेगा तो आपका बिजनेस बंद होगा, मतलब उनका ये कहना है। तो उसका मतलब यही है कि वो नाकिस मटेरियल ईंधन जो है वो इस्तेमाल करेंगे जिससे काला धुआं निकलना है। इससे बचने के लिए वो कैमरे की एक्सेस नहीं दे रहे। और उसके साथ साथ एक बड़ी वजह जो हम बड़ी वजह है, लेकिन हम कह लें कि कम अक्ली की वजह से कि उसको समझते नहीं है कि ये भी बड़ी वजह वो है कि फसलों की बाकियात जो है वो जलाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह एक बहुत बड़ी वजह, अब ये देखिए धान की फसल कटाई हो रही है, उसके बाद सारी जो उसको पंजाबी में पराली कहते हैं उसको आग लगाई जाएगी। वो कोई भी किसान इस चीज़ को नहीं सोचेगा कि इससे कितना बड़ा जो है वो वजूहात बन रही हैं पोल्यूशन की। वो समझेंगे कि शायद हम पोल्यूशन ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल, जबकि वो एक बहुत बड़ा सोर्स है पोल्यूशन पैदा करने का। लेकिन वो इसके साथ साथ अगर जुर्माने हो रहे हैं, मेरे ख्याल से काउंसलिंग की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। आम शहरी हो, किसान हो, मतलब कोई ट्रक ड्राइवर हो, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनकी काउंसलिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस टाइम पे कराएं। इसी तरह किसान जो हैं वो जो आप देखेंगे कि गांव में अक्सर जो है ना वो शाम को मच्छर को ख़त्म करने के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए ना
कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और उसको जला दिया जाता है कि इसको आग लगाएंगे मच्छर ख़त्म होगा, और वो समझते हैं कि शायद पोल्यूशन जो है वो भी इससे ख़त्म होगी, क्योंकि वो समझते हैं ये कूड़ा पोल्यूशन है पड़ा हुआ, जबकि वो पड़ा हुआ कूड़ा पोल्यूशन नहीं होता। जब उसको आग लगाई जाती है वो जो है वो फिर हमारा एक्यूआई जो है उसको डिस्टर्ब करता है, और वो फिर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला जाता है, और हम फैसलाबाद जो पाकिस्तान की जो आलूदा तरीन सिटी है उसमें शामिल होता जाता है। तो इस तरह के जो हमारे काउंसलिंग है उसके साथ साथ जुर्माने अगर हों तो फिर जाके कहीं हम सोच सकते हैं कि इस पर हम काबू पा सकते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ जो है वो रुकने वाली है, और हर आने वाली सर्दियां जो हैं वो उसके साथ साथ हमें और बहुत डेंजरस होती जा रही है। इससे पहले हमने देखा था, अगर आज से 10-15 साल पहले की बात करें, हमें नहीं पता था स्मोक क्या है। जब पहली दफ़ा स्मोक आई हम कंफ्यूज थे कि आया ये स्मोक है, ये फोग है, ये हो क्या रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन। अभी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो वो समझते हैं कि अभी सर्दी तो इतनी आई नहीं कि फोग आ गई है, जबकि वो फोग नहीं होती। वो ये हमारी वजूहात हैं कि अब देहातों में चले जाएं, वो समझते हैं कि ये जो है ना वो फोग शुरू हो चुकी है, जबकि वो टोटली स्मोक होती है, और उसमें इतने जहरीले मादा होते हैं कि जिससे बीमारियां जो हैं वो इस कदर फैल रही हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस स्मोक की वजह से अब किसी भी घर में चले जाए उसमें से 2-3 अफराद जो हैं बीमार ना हो। किसी को बुखार होगा, किसी को गला ख़राब होगा, किसी की आँखों को मतलब उसके अशुबे चश्म और इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब किसी भी घर की ले लें, अब मेरी दोस्तों की जितने भी वो मतलब हर घर में बीमार जो है वो आपको मिलेंगे ये इसी आलूदगी की वजह से। तो इस पर कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना ये आते दिनों के साथ साथ जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, जो हमारे लिए मुज़र सेहत होगा, बल्कि इस कदर होता चला जाएगा कि असल में सबसे बड़ी वजह ये है कि हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोविड आया हमने उसको सीरियस नहीं लिया, हमने समझा कि शायद ये ऐसे बना दिया गया। इसी तरह स्मोक है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। हम इसको समझते हैं कि शायद ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसे नहीं। हमारे इक़दामात इस पर इंतहाई ज़रूरी हैं, जिसकी बिना पर फिर ये ख़त्म होगा, और वो भी इसको भी अभी टाइम लगेगा। जैसे मैंने बताया कि अब फैक्ट्री वालों को कहा जाता है कि जी आप कैमरा लगाएं, हमें एक्सेस दे दें, जो कि एक अमल पैरा होने की ज़रूरत है, ताउन की बहुत ज़रूरत है। शहरी भी ताउन उस तरह से नहीं करते हैं, और हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी इदारा है जिसके ताउन दरकार होता है, वट एवर स्मोक है या कोई भी इशू है, तो उस पर ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ताउन करें, हुकूमत के साथ भी ताउन करें, क्योंकि स्मोक ये किसी एक का मसला नहीं है, ये हम लोगों का मसला है, आने वाली नस्लों का मसला है। यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन जो है वो किसी भी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपकी डायरेक्शन सही समत में है या नहीं है, ये भी हमें एजुकेशन बताती है। तालीम और तरबियत साथ साथ चलते हैं। अगर हम देखें कि तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हुकूमत की तरजीहात में तालीम किस कदर इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि सब डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करें, वो रेलवे है, फेस्को है, एजुकेशन है, हुकूमत की तरजीहात में सबसे पहली तरजीह प्राइवेटाइजेशन है। क्या ये जो चीज़ है ये वाकई बेनिफिशियल है, इसके जो खातिर खा रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। आए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जहांगीर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जहांगीर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जहांगीर, सबसे पहले बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की नो डाउट तरजीहात में एजुकेशन है, लेकिन ज़्यादातर तरजीहात जो हैं वो शफल हो रही हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ। हम देख रहे हैं कि स्कूल्स को प्राइवेट किया गया, इसके रिज़ल्ट किस तरह से आप देख रहे हैं? और अभी मैं ये भी सुन रही हूँ कि शायद कॉलेजेस को भी प्राइवेट किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ एक्चुअली जो मॉडल है ना, प्राइवेटाइजेशन का नाम दे लें या आउटसोर्सिंग का नाम दे लें, अगर तो गवर्नमेंट पहले से अपने निज़ाम को ख़राब ना करती, उसमें सब ज़िम्मेदार हैं, पॉलिसी मेकर से लेकर इम्प्लीमेंटर तक। जो हमारी टीचर्स हैं वो भी इसमें ज़िम्मेदार हैं, पॉलिसी बनाने वाले भी ज़िम्मेदार हैं, जो महकमा तालीम के अफसरान हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं कि यहाँ तक बात पहुँची क्यों। अब देखें, गवर्नमेंट ने तय किया कि जिन स्कूल्स में बच्चे पहले राउंड में 50 से कम बच्चे, उसके बाद 100 से कम बच्चे,
ये कसूर था महकमा तालीम के बिहाफ पे जो इम्प्लीमेंटर थे कि जिन्होंने बच्चों को लेके आना था या बच्चे दाखिल करने थे, बच्चों को पढ़ाना था। इसके बाद ऐसे स्कूल प्राइवेटाइज या आउटसोर्स किए गए जहाँ पर एक टीचर था या 2 टीचर थे। सही। वो कसूर है पॉलिसी मेकिंग वालों का जिन्होंने भर्तियाँ करनी थी। अब ये किसी एक बंदे का कसूर नहीं है, ना पॉलिसी वालों का सारा कसूर है, ना इम्प्लीमेंटर का सारा कसूर है। तो दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं स्कूल्स को आज इस नहज पर लाने में कि हमारे आम जो शहरी हैं उनका एतमाद नहीं है गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल इसी तरह से। जो ज़रा सा भी पे करने की कैपेसिटी रखता हूँ वो कोशिश उसकी यही होती है कि बच्चा उसका प्राइवेट पढ़े। अच्छा, उसमें अब प्राइवेट सेक्टर में मेयार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जो 500 रुपये से लेकर और 50,000 रुपये महीना तक ले रहे हैं। इसी तरह से इसमें फिर क्वालिटी आ जाती है। तो जो 500 ले रहा है, मैं कहता हूँ उसकी बजाय तो आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दें, तो उसमें एटलीस्ट आपको ये गारंटी तो है कि वहाँ पर टीचर मास्टर्स तक पढ़ा हुआ है खुद। क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि प्राइवेट सेक्टर में मैट्रिक पास, इंटर पास और ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट वो वहाँ पर टीचिंग स्टाफ है मौजूद। लेकिन अब उसमें फिर दूसरा पहलू ये है कि मॉनिटरिंग उनकी इतनी टाइट और सख्त होती है प्राइवेट सेक्टर की कि वो मैट्रिक वाले से, इंटर वाले से, आपके गवर्नमेंट स्कूल के मास्टर्स वाले से अच्छा रिजल्ट ले लेते हैं। बिल्कुल, रिजल्ट तो बिल्कुल इस बात से तो आपके गवर्नमेंट स्कूल में चूँकि रिलैक्सेशन होती है और इसमें जो प्रेशर है वो एजुकेशन के लिए नहीं है, वो है आपने डेंगू की पिक्चर बनाई या नहीं बनाई, ठीक है, और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि आपका टोटल फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए, मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड होने चाहिए कि एक टीचर क्लासरूम में कैसा है, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, आपका बच्चा कैसा है, उसकी ट्रेनिंग है नहीं है, वो डिसिप्लिन है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने की बजाय हम क्या करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ इंतज़ामी मामलात देखने की हद तक है, हालांकि उसको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। टीचर अपनी तरफ से कमरे लाकर नहीं रख सकते, ठीक है, अपनी तरफ से फर्नीचर नहीं रख सकते, अपनी तरफ से वो टॉयलेट ब्लॉक्स पूरे नहीं कर सकते, अपनी तरफ से वो सफाई वाले या चौकीदार नहीं रख सकते। अब देखिए हमारे यहाँ आपको शायद अजीब लगे कि प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल में खाकरोब की सीट ही नहीं है। सीट ही नहीं है, मतलब जहाँ पर एक सीट ही मौजूद नहीं है, वहाँ पर वो वर्कर ही नहीं है, तो उस स्कूल में आप चेक करते हैं सफाई को, बिल्कुल, तो कौन सफाई करेगा, टीचर करेंगे या बच्चे करेंगे? डेफिनेटली फिर हम देखते हैं कि बच्चों से ही करवाई जा रही है। बिल्कुल, तो खबरों में अक्सर आता है बच्चों से सफाई करवाई जा रही है। तो ये कसूर प्रोवाइडर का है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने प्रोवाइड करना है कि बच्चों को साफ़ सुथरा माहौल कैसे मिलेगा जब उस स्कूल में खाकरो भी नहीं है। अब मोर देन 1500 स्कूल फैसलाबाद में ऐसे जहाँ खाकरो भी नहीं है, सफाई वाला ही नहीं है, ठीक है, एक मुलाजम होता है, अक्सर में एक मुलाजम भी नहीं है, और वो मुलाजम अक्सर चौकीदार के नाम पे होता है। अब चौकीदार से सफाई करवाएं तो क्लास 4 यूनियन वो शोर मचाती है कि हमसे इररेलेवेंट काम लिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ हर जो मसला है ना वो एक से बढ़कर एक है। टीचर्स के अपने मसाइल हैं, बच्चों के अपने मसाइल हैं, क्लास 4 के अपने मसाइल हैं, क्लरिकल स्टाफ के अपने मसाइल हैं। वो कहते हैं हमें आज तक ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, सारी चीज़ें कंप्यूटर पर शिफ्ट कर दी और आज तक हमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। तो इतने मसाइल हैं हर कैटेगरी में, हर लेवल पर। लेकिन जाएंगे ये मसाइल हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैं अक्सर बात कहती हूँ कि 2 फील्ड है, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपकी सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, आपके एजुकेशन के सिस्टम पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सेहत पे भी हम देखते हैं कंप्रोमाइज़ हो रहा है, एजुकेशन पे तो जैसे आप बता रहे हैं कि खाकरोब की सीट नहीं है, जो क्लर्क हैं उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं प्रोवाइड की गई। तो हम किस तरह से एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तश्कील दे सकते हैं जो कि कम्पीट कर पाए? अच्छा, इसमें देखें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अफरादी कुव्वत को पूरा करे, फिर रिज़ल्ट मांगे। अब देखिए आपने बिल्डिंग्स बना दी, आप ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास वसी और रीज़ इमारतें हैं, कमरे हैं, ये है, लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर ही मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आपका बच्चा जो स्कूल में पेरेंट भेज रहा है वो अच्छा स्टूडेंट बने? अब देखिए प्राइमरी स्कूल में मिनिमम 6 क्लासेस हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, और वहाँ पर पढ़ाने के लिए अगर सिंगल टीचर था, 2 टीचर थे, तो ये टीचर का कसूर नहीं है, ठीक है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीईओ एजुकेशन का भी कसूर नहीं है, क्योंकि पंजाब लेवल पे भर्तियाँ होनी है तो ये हाई अप्स की, पॉलिसी मेकर्स की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है भर्तियाँ करना। सीईओ एजुकेशन लेवल पे कोई इख्तियार नहीं है टीचर रखने का। इवन आरजी टीचर रखने का इख्तियार भी जो स्कूल टीचर इंटर्न है वो सीईओ के पास नहीं था। ठीक है, वो पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त दी
तो वो स्कूल लेवल पर रखे गए STIs। अब देखिए गवर्नमेंट नहीं, और ये एक इस्तिलाह जारी कि स्कूल टीचर इंटर्नी पहली बार रखे गए थे इस साल 2025 में। ठीक है। अब जिस तरह कॉलेज में कॉलेज टीचर इंटर्नीज काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, तो प्राइवेट टीचर्स रखकर ये काम चलाया जा रहा है। सही। तो इसका एंड यही होना है, आउटसोर्सिंग। अब देखिए टीचर एक हर बार चेंज हो रहा है, तो ज़िम्मेदार कौन होगा आपके बच्चों का? अगर आपका बच्चा 10 साल एक स्कूल में पढ़ता है तो मैट्रिक तक आने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल तैयार ही नहीं है कि हर साल तो उसको आरजी टीचर ने पढ़ाया। तो एट द एंड जब रिजल्ट भी पुअर होंगे, बच्चों का रुझान भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा, और गवर्नमेंट टीचर जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए टीचर नहीं रखेगी, तो क्या होगा? गवर्नमेंट के स्कूल में टीचर्स कम होते जाएंगे, बच्चों के रिजल्ट पुअर होते जाएंगे, और एट द एंड ये कहा जाएगा कि टीचर्स नाकाम रहे स्कूल चलाने में, इसलिए हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं, प्राइवेट टीचर को दें, प्राइवेट पर्सन को दें, वो अपने टीचर रखे, अपनी मॉनिटरिंग करे और उनसे रिजल्ट ले। अब वो मैं पहले भी बात कर चुका कि प्राइवेट जो बंदा होगा वो तो रिजल्ट लेगा, आपने रिजल्ट दिया तो आप टीचर हैं, नहीं तो आप घर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से। तो गवर्नमेंट में ऐसा कड़ा एहतसाब नहीं है। हमारे मिनिस्टर एजुकेशन ने ऐलान तो किया था फेसबुक पे कि 60% से कम नतायज जिनके होंगे उनको हम नौकरियों से उड़ा देंगे। बिल्कुल, उन टीचर्स को फारिग कर दिया जाएगा। आज तक मेरा ख्याल एक नोटिस भी नहीं गया। टर्मिनेट करना बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो उन्हें एक नोटिस सर्व होता है कि आप एक्सप्लेन करें अपनी पोजीशन कि आपके रिजल्ट 60% से कम है, तो मिनिस्टर साहब फेसबुक पे दावा कर देते हैं, वो बाद में आई गई बात हो जाती है। और आज तक मेरा नहीं ख्याल किसी एक टीचर को भी वो एक्सप्लेनेशन का लेटर मिला हो कि आपके रिज़ल्ट पुअर थे और आप बेहतर बनाएं। तो जब ऐसा होगा तो फिर अगले साल भी रिज़ल्ट पुअर ही आएंगे। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप एक दफ़ा इस साल 60% वालों को सबको एक्सप्लेनेशन कॉल भी करें, उनको वार्न भी करें, और उनमें से जिनका ज़्यादा पुअर हो उनको निकालें भी। तो अगले साल देखें गवर्नमेंट स्कूल कहाँ खड़े होते हैं। बिल्कुल वसाइल पूरे होने चाहिए, और टीचर्स के लिए अगर देख रहे हैं कि जैसे किसी क्लास का रिज़ल्ट ख़राब आया है तो टीचर की गलती है, तो उसे लाजमी उस पर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, उससे पूछने चाहिए, शो कॉज उस पर इशू करना चाहिए कि आखिर क्यों बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। उमर, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, सरकारी स्कूलों के हवाले से बात करें, नो डाउट बड़े मसाइल हैं, आपने भी विज़िट किए होंगे सरकारी स्कूल, तो आपने वहाँ पर क्या नोटिस किया कि अगर एजुकेशन के हवाले से देखें, इस एतबार से देखें, तो किन किन बातों पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है? देखिए महविश, जो जहांगीर साहब बात कर रहे हैं कि एजुकेशन जो टीचर है उनसे एजुकेशन के काम के अलावा और काम जो है वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं। अब उनकी डेंगू पे ड्यूटी लग रही है, वो ऑब्वियसली वो बच्चों का नुकसान होगा। इसी तरह मरदमशुमारी आती है, उस पर ड्यूटी लग जाती है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो आता है, उस पर स्कूल टीचर जो है वो उनकी नज़र में वही है कि यही काम करेंगे, क्योंकि वो उनके पास एक फ्री का कह लें कि एम्प्लॉय हैं उनके पास, उन्होंने इसी काम में लगा देना। तो वो चीज़ ये फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बच्चों की तालीम पे उसका असर पड़ता है। तो वो भी अगर उन बहुत सारे टीचर्स के साथ हमारी मतलब इस हवाले से बात भी होती है, तो वो आगे से कहते हैं कि भाई हमसे पढ़ाने के अलावा और काम जो है वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर उस चीज़ पे ड्यूटी लग गई है, लेकिन अब जब वापस आते हैं, वो तो चंद दिनों की ड्यूटी होती है, जब वापस आते हैं आप वो दिन जो है वो चंद दिन तवज्जो दे के उसके बाद आप अपने बच्चों को पॉलिश कर सकते हैं, इसको जो है वो ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके साथ अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ से कसूरवार है, ना सिर्फ गवर्नमेंट है और ना ही सिर्फ ये जो टीचर्स हैं वो हैं, दोनों तरफ से ये कसूरवार होते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्कूल मेरी नज़र में आया जो जहांगीर साहब बात कर रहे हैं कि मिनिस्टर साहब ने ये फेसबुक पे अनाउंस भी किया कि जिसका 60% पे से कम आएगा। अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उस पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एजुकेशन के मसाइल तो ऐसे हैं जिन्हें फौरी हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। यहाँ पर वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी एजुकेशन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इंसान को शऊर मुहैया करती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें बेहतरी तो आ रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए निगलेक्ट कर दी जाती हैं। पॉलिसी मेकिंग के हवाले से अक्सर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि पॉलिसी बना दी जाती है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है तो तब हमें पता चलता है जी ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। जहांगीर, ये चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम को कितना मुतासिर कर रही है? हमने देखा है कि कोई भी बात है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं। जब पॉलिसी बनाई जाती हैं नो डाउट बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, बंद कमरों की पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं तो वहाँ पर फिर जो रिज़ल्ट हैं, जो बेनिफिट्स हमने हासिल करने होते हैं वो टारगेट मीट नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेशन में भी ये चीज़ आप देख रहे हैं? अच्छा, बहुत ज़्यादा। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, ओवरऑल हर जगह पे हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना कि डिफरेंट क्लासेस पैदा की जा रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से। अब देखें, एक वो हमारी क्लास है जो हमारे बोर्ड से मैट्रिक इंटरमीडिएट करती है, एक वो क्लास है जो कैम्ब्रिज से ए लेवल ओ लेवल करती है, और एक वो क्लास भी है जो मदारस से आपका आलमिया का कोर्स करती है और वो भी एमए के इक्वल होता है। तो हमारे यहाँ 3 पैरेलल स्ट्रीम्स हैं जो मैट्रिक, इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन भी करवा रहे हैं। ठीक है। तो जब हम 3 कैटेगरीज तबकात पैदा कर देंगे, कहा जाता है कि जो AO लेवल करने वाले हैं वो रूलिंग क्लास है कि वो रूल करने के लिए बस, और जो हमारी गवर्नमेंट की क्लास है वो क्लरिकल स्टाफ और इस तरह से। ठीक है। और जो आप देखते हैं मदारस वाले वो एक अलग से स्ट्रीम है। तो वो जो आपने देखा कि तो हमें ये इसलिए उनको उनके मसाइल नहीं पता होते। जो अब इस वक्त मिनिस्टर साहब हैं वो ख़ुद लाहौर से एक एलीट स्कूल से पढ़े, बाहर से उनकी स्टडी है, उन्हें क्या पता कि गवर्नमेंट का वो स्कूल जहाँ पर टीचर पूरे नहीं हैं, जहाँ पर टाट पे बैठ के आज भी बच्चे पढ़ते होंगे या आज भी कमरे नहीं हैं। आप देखें, मौसम सर्द हो गर्म हो तो बच्चों को क्या उनकी स्टडी होगी। बिल्कुल इसी तरह बारिश आ जाए, अक्सर ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं पंजाब में कि बारिश आ जाए तो छुट्टी करवानी पड़ जाती है क्योंकि छत कोई नहीं है। तो ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर उनके पास चौकीदार नहीं है, सफाई वाली जैसे बात हुई। तो जब इन्वायरमेंट ही नहीं दे सकते, हम टीचर ही प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर पॉलिसीज़ बनाने का, ऐलान करने का क्या फ़ायदा, इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने पॉलिसी बनानी है तो जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना है उनसे मुशावरत ही नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह से। अब देखें ना, वो टीचर हैं, सबसे पहला एतराज़ टीचर को आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर, उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है। देखिए, बच्चे ने या पेरेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं करनी, मैंने और आपने नहीं करनी इम्प्लीमेंट, टीचर उनका वो एंड पॉइंट है, एंड यू जिसने उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो आपका राज़ी नहीं है आपसे, आपकी पॉलिसी से इख्तिलाफ कर रहा है। हम आए रोज़ देखते हैं कि सड़कों पर असाज़ा एहतजाज कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर कि आपने उस टीचर को कंफर्टेबल नहीं किया, उस एनवायरनमेंट में उसको रिलैक्स नहीं किया, उस पर सख्तियों के नाम पर आपने वो बम्बारमेंट कर दी, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने में आप पीछे रह गए। तो एक बंदा कंफर्टेबल नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आगे डिलीवर क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। तो यही वजह है कि हमारे पास MPhil PhD असाज़ा गवर्नमेंट स्कूल में होने के बावजूद वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे जो इतने कॉम्पिटेंट लोगों के साथ आने चाहिए। रीज़न ये है कि हमने उसको प्रेशराइज इतना कर दिया है कि उसकी कॉम्पिटेंसी दब गई है और वो बेचारा डर और खौफ के आलम में स्कूल में जा रहा है। देखिए, जब से मार नहीं प्यार आया, टीचर कहता है कि मेरे हाथ बांध दिए, मैं बच्चे को कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमें सबको पास करना पड़ता है। 8वीं जमात तक सारे पास, 9th में आके 49% बच्चे फेल हुए हैं इस साल। 49% वो बच्चे थे जिनको 8वीं तक हमने पास किया। झूठ बोला उनके साथ, उनके पेरेंट के साथ कि आपका बच्चा इस काबिल है जी, इसको 8वीं पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो हमने झूठ बोला बतौर टीचर, हमने झूठ बोला बतौर सरबराह इदारा, और हमने सब पेरेंट्स को ये यकीन दिलाया कि आपका बच्चा 8वीं पास कर गया। 9th में आके 49% बच्चा फेल हुआ है इस साल 2025 में। इसका मतलब इसका कसूरवार हमारा पूरा सिस्टम है। सही। जिसने पेरेंट को उसको झूठा तसल्ली दी, उसको झूठी तसल्ली दी, और बच्चे को एक झूठा एतमाद दिया कि आप इस काबिल हो कि आप 9th में बैठ जाओ। वो 9th में बैठा है झूठी तसल्ली पे, ठीक है, झूठे उसका आस उम्मीद उसको दिलाई गई कि आप 9th के काबिल हो, बैठ जाओ। 9th में बैठा है तो फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम जब एक्सटर्नल
उसका 8वीं के बाद पहली बार एक्सटर्नल एग्ज़ाम हुआ है और उसमें 49% बच्चा फेल हुआ। कुछ लोगों को तो आइडिया भी नहीं होता कि इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो हमारा ये सिस्टम की नाकामी है कि हमने पेरेंट्स को झूठ बोला, हमने बच्चे को एक आस उम्मीद दिलाई और उसके बाद हमने फौरी उसको मायूस कर दिया। ठीक है, 8-9 साल वो बच्चा बड़ा खुश है कि मैं हर साल पढ़ता जा रहा हूँ, पास होता जा रहा हूँ, एकदम से आके उस पर पहाड़ गिरा दिया सप्ली का, फेल होने का। उसको ज़िम्मेदार पूरा सिस्टम है। पहले 5वीं और 8वीं का जो बोर्ड का एग्ज़ाम जिसको कहते थे, पैक लेता था, वो अब नहीं हो रहा कई साल से। पहले 5वीं में बच्चा अपने स्कूल से बाहर जाके पेपर देता था, बिल्कुल इसी तरह 8वीं का बच्चा बाहर जाके पेपर देता था। वो गो के आपकी सारी लाइफ कहीं शुमार नहीं होता, मेरा और आपका 5वीं 8वीं का कहीं मेंशन नहीं होगा, लेकिन हमने 5वीं 8वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और इसलिए हमारे 9th में परफॉर्मेंस बेहतर बिल्कुल से असेसमेंट पता चल जाती है कि आप किस स्टेज पे या किस लेवल पे कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 5th क्लास में, अगर जब हमारे टाइम में एग्ज़ाम्स होता था तो हमें पेपर में बैठ के पता चलता था कि जो दिसंबर टेस्ट हमसे लिए जाते थे उसका तरीका और इसका पैटर्न बड़ा मुख्तलिफ है और हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। ये सारी चीज़ें हमें 5th या 8th में हमने देखी हैं और उसका फ़ायदा हमें पूरी ज़िंदगी में हुआ है। हमें 9th का पेपर आसानी से अटैम्प्ट करना आ गया, 10th का, और उसके बाद ज़िंदगी आसान होगी। यहाँ पर उमर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें, नो डाउट बड़ी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, उसे हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं जहाँ पर कोताही है या जहाँ पर प्रॉब्लम है उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ रट्टा लगवाया जा रहा है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है। आप देख लें, फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, जिसकी वजह से हमारे जो फेलियर की रेशो है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? देखिए महविश, बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने बात की है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं हम वो भी बताते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ पे तनकीद भी करते हैं तो वो तनकीद बराए तनकीद नहीं, वो तनकीद बराए इस्लाह है कि कहीं से भी अगर आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम अपने एजुकेशन के सिस्टम को जो है वो बेहतर करें। तो एजुकेशन के सिस्टम में बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर जैसे आपने बात की है कि इसको किस तरह जो है वो बेहतर किया जा सकता है, उसमें अब ये चीज़ देखें कि पहले जो जहांगीर साहब ने बात की कि मिनिस्टर आपके बाहर से पड़े हुए हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो नहीं पता, और उसके साथ साथ आप ये चेक करें कि ये जितने भी गवर्नमेंट के टीचर्स हैं उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं। सही, वो प्राइवेट पढ़ते आपको दिखाई देंगे। तो कैसे, अगर अब मेरा बच्चा है या जहांगीर साहब का बच्चा है या किसी का इस तरह बच्चा है, वो अपने स्कूल को इस काबिल नहीं समझता कि मेरा बच्चा इसमें पढ़े, तो वो कैसे इसको बेहतर करेगा? वो बेहतर तो इसीलिए करेगा ना कि मेरा बच्चा है या मेरी फैमिली क्या है तो उसको मैं बेहतर करूँ ताकि ये भी अच्छा पढ़ सके। जब उसको पता बच्चा मेरा वहाँ उस पर पढ़ रहा है, वो अच्छा, मतलब वो अपने स्कूल को अच्छा नहीं समझ रहा। सबके लिए सेम होने चाहिए और तालीम जो है इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। करियर काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्रैक्टिकलिटी एजुकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम देखें कि हमारे स्टूडेंट्स में स्किल्स आ रही हैं, वो स्किल्स जो मार्केट में कम्पीट करने के लिए ज़रूरी हैं। फर्दर भी एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। जी, वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे। प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कन्वेंशनल एजुकेशन हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल एजुकेशन के ज़रिए वो चेंज नहीं आ रहा जो कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ अगर हम एजुकेशन सिस्टम को लेकर जाएंगे वो चेंज आएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस हवाले से काम उस तरह से नहीं हो रहा। जहांगीर, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हर आए साल हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। नो डाउट ऐलान कर दिया जाता है कि 60% जिनका रिज़ल्ट नहीं होगा उन टीचर्स को फारिग कर दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अगर नहीं लिए जा रहे तो क्या क्या ज़रूरत है? अच्छा, प्रैक्टिकल को हम अगर सबसे पहले तो मैट्रिक के प्रैक्टिकल को देखें कि कितना करवाया जाता है, तो वो सबको पता है कितना करवाया जाता है और एग्ज़ाम में नंबर लग जाते हैं। जितना मर्ज़ी आपके मिनिस्टर एजुकेशन शोर मचा लें कि जनाब इस बार प्रैक्टिकल के नंबर नहीं लगेंगे, कैमरा लग गए, वो लग गए, लेकिन इस साल का गज़ट उठा के देख लें, बच्चों के लगे 30 में से 30 नंबर। तो क्या पॉसिबल है कि हर बच्चा प्रैक्टिकल में 30 में से 30 ले ले? तो क्या हमारे गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल्स में ये प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं? बहुत बड़ी तादाद में स्कूल्स ऐसे हैं, कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर साल से वो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है,
उसमें गर्द जम गई है, उसके ऊपर मिट्टी धूल वो जम चुकी है और केमिकल एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होते ही नहीं, क्योंकि एक केमिकल की भी लाइफ है ना, मैक्सिमम 6 माह होगी। सही। तो आप साल से वही केमिकल पड़े हुए हैं आपकी लेबॉर्ट्रीज में, तो आप कह रहे हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, ये खाम ख्याली है। अब दूसरे अगर प्रैक्टिकल की तरफ बात करें, कंप्यूटर के कोर्सेज की बात करें, या अब मैट्रिक टेक भी इन्होंने मुतारिफ करवा दिया, ठीक है। अभी तक किसी भी स्कूल के पास मैट्रिक टेक के हवाले से तमाम प्रैक्टिकल की चीज़ें ही मौजूद नहीं हैं, जिसको प्रैक्टिकल किट कहा जाता है, तो किट ही मौजूद नहीं है। इन्होंने फैशन डिज़ाइन का मुतारफ़ करवा दिया और इस तरह से और कुछ मुतारफ़ करवा दिए, एग्रीकल्चर का मुतारफ़ करवा दिया, कंप्यूटर का टेक मुतारफ़ करवा दिया, लेकिन क्या आपके पास इतने टीचर्स मौजूद हैं? फैशन डिज़ाइन का तो टीचर ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई नहीं। बिल्कुल। तो इस तरह के बेशुमार चैलेंजेस का सामना है प्रैक्टिकल के हवाले से या आपके जो स्किल्स के हवाले से। तो हमारे यहाँ मैट्रिक और इंटर तक तो स्किल का नाम ही नहीं है, ना स्कूल में ना कॉलेज में। उनका फोकस होता है कि हम इसको पेपर की तैयारी करवाने के लिए जितने रट्टे लगवा सकते हैं लगवाएं और अपने इदारे का रिज़ल्ट अच्छा बनाएं। बिल्कुल। तो स्किल की बारी आती है बच्चे के अपने एंड पे या पेरेंट्स पे। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि स्कूल कॉलेज में स्किल और प्रैक्टिकल ज़ीरो है, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे खुद से किसी एकेडमी में, किसी और जगह जाके, किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके कोई शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, चाहे वो हार्ड स्किल हो, कोई भी, तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है, पेरेंट पे डिपेंड करता है। हमारा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसको फोर्स नहीं करता बच्चे को कि आप डिग्री के साथ स्किल सीखें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब बुनियाद तो आपकी बनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट में, वहाँ आपको रट्टे पे लगवा दिया कि आपने सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बच्चा 90% से प्लस नंबर भी ले लेता है, लेकिन उसकी वो बुनियाद में स्किल्स मिस होती है। तो यूनिवर्सिटी में जाके 4 साल वो फिर डिग्री ले लेता है, तो स्किल फिर नहीं होती। स्किल फिर नहीं आती, बिल्कुल। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ हम अपने इर्द गिर्द देखें, 16 साल तालीम हासिल करने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी ही नहीं मिलती, क्योंकि स्किल नहीं है उनके पास। कोई जॉब क्यों देगा जिसको कोई काम नहीं आता। नौजवानों का शिकवा ये है कि जॉब नहीं मिल रही, एम्प्लॉयर ये कहते हैं कि हमने एक ऐसा पर्सन फ्री बिठाने के पैसे तो नहीं देता, डिग्री देखने के तो पैसे नहीं मिलने ना, कि आपकी डिग्री बहुत खूबसूरत है जी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की है। आप में क्या है? काम तो आपने करना है ना, आपके कागज़ के टुकड़े ने काम नहीं करना, वो घर पड़ा रहेगा कहीं, काम आपने करना है। आप में क्या है, आपने क्या सीखा है, क्या कर सकते हैं, वो उसको पे करेगा। मैंने कागज़ के टुकड़े को पे नहीं करना, अगर मैं कोई मुलाजिम रखूँगा तो मैंने बंदे को पे करना है कि वो क्या कर सकता है, क्या स्किल सीखा है, क्या काम आता है, वो क्या डील कर सकता है। तो अगर मेरे पास कागज़ का टुकड़ा है, मैं को मुझे नौकरी दे दें, मुझे आता कुछ नहीं है, मुझे आप सिखाएंगे, तो फिर इंटर्नशिप होती है। सही। फिर आप पहले आके सीखें, ठीक है, मार्केट में आके धक्के खाएं, तो आपको पता चले कि 4 साल आप जो सब्ज़ बाग आपने देखे थे ना, वो ऐसे नहीं है। पहले बीज बोना पड़ता है, कई साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर बाग बनता है। बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि मुझे आते ही बाग मिल जाए, तो पहले बीज तो बोले, पहले उसको गोडी करें ज़मीन को, उसमें पानी लगाएं, उसको मेहनत करें, ठीक है, फिर उसका कई सालों के बाद आपको बाग बनेगा। जो हम सब्ज़ बाग 4 साल यूनिवर्सिटी में बना के बैठे होते हैं ना, बाहर आके वो उजाड़ होता है। और फिर यही वजह होती है कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ना एक छोटी सी पोस्ट से इसका आगाज़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हमारी 16 ईयर एजुकेशन है, 18 ईयर की एजुकेशन है, हम इतनी सी सैलरी पे काम करें, हम इंटर्नशिप करें, हमने इतनी फीसेस इस बात के लिए तो नहीं दी। लेकिन अगेन बात आ जाती है कि स्किल सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उमर रांझा, इस पर मैं आपसे भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी आपका कि आप इसे किस नज़र से देखते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वॉट एवर सो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, स्किल के हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, कितना काम हो रहा है? देखिए मैं विश ये इस पर बात की जाए तो कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हों, तो वहाँ पे सिर्फ मिड फाइनल असाइनमेंट्स, उसमें प्रैक्टिकल आपको कहीं भी चीज़ नहीं बताई जाती कि, और ना ही उसके आफ्टर शॉक्स बताए जाते हैं कि वो वहाँ पे ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे ही आप 4 साल डिग्री पूरी करेंगे, बाहर जो है वो जॉब आपका इंतज़ार कर रही है, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो आपको साइन बोर्ड लेके खड़े हैं कि आप इधर आए हमारे पास हो, जबकि ये बिल्कुल उलट है। आपको
डिग्री करने के बाद अगर दौरान डिग्री आप एफ़र्ट नहीं करते, कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाते, तो वो सारी एफ़र्ट जो है वो आपको बाद में करना पड़ती है। इस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये कैरियर काउंसलिंग जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है कि आफ्टर इंटर जो है वो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर आप आगे स्टडी को कंटिन्यू करना भी चाहते हैं। अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है चले, तो कैरियर काउंसलिंग जो है वो आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं, लेक्चरर जो हैं, उनको करनी चाहिए कि भाई आप ठीक है पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ने के साथ साथ जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे अभी से इंटर्नशिप अनपेड हो पेड हो, जिस तरह भी आप एफर्ट करें, ताकि आप जब 4 साल की एजुकेशन अपनी पूरी करेंगे, बीएस प्रोग्राम आपका पूरा होगा, तब आप कहीं पर जॉब सीकिंग के लिए निकलें। तो वो क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आप जब जाते हैं वो कहते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है ये डिग्री यहाँ पे रखें, अब बताएं आपने किया क्या। तो वो किया कुछ भी नहीं होता, वो 4 साल वही मिड टर्म और फाइनल टर्म और ये असाइनमेंट्स की होती हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। तो वो फिर आपको शुरू से साल की 2 साल की इंटर्नशिप जो है वो करनी पड़ती है। तो इस पे ये यूनिवर्सिटी लेवल पे कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि दौरान डिग्री आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व हो, ताकि आपकी डिग्री जब कंप्लीट हो तो वो आपसे एक्सपीरियंस मांगे, तो वो 4 साल की डिग्री और प्लस 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, ताकि आपको फौरी से जॉब मिल सके। जबकि ऐसा कुछ भी हमें बताया नहीं जाता। मैं खुद हूँ, मैं इसका विक्टिम हूँ कि हमें कुछ भी नहीं बताया गया। आफ्टर बीएस हमें फिर हमने निकल के जॉब सीकिंग शुरू की, फिर हमने अपना करियर चूज़ किया, फिर कैरियर काउंसलिंग ये भी नहीं बताया जाता कि आप ये डिग्री कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर फिर उसमें से आप ये चीज़ आती है कि आपकी फेवरेट कौन सी है, आपका पैशन क्या है, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं। वो ये कैरियर काउंसलिंग इंतहाई ज़रूरी है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि अब कोई भी बंदा उसका शौक़ है क्रिकेट का तो वो उसको उसकी तरफ जाना चाहिए, अगर किसी को जर्नलिज्म का है तो वो उस तरफ जाए। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी कैरियर काउंसलिंग जो है वो होनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि जब हम यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करें तो उसके साथ साथ हमारे पास एक्सपीरियंस हो और हमें वो एक्सपीरियंस बाद में ना लेना पड़े। बहुत सारे मैंने कहा मैं खुद इस चीज़ से सफ़र किया है मैंने कि आफ्टर डिग्री हमने फिर जॉब ढूंढी है, ये नहीं मिल रही, वो कर लें वो नहीं कर लें, उसके बाद फिर 1 साल की इंटर्नशिप है, फिर जॉब है। बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। 16 ईयर एजुकेशन के लिए तो ऑलरेडी स्टूडेंट बड़ा सफ़र कर रहा होता है, स्किल्स नहीं होती हैं, और उसके बाद जब वो जॉब मार्केट के लिए जॉब स्कोर करने के लिए निकलता है तो वहाँ पर बड़े मसले आते हैं। तो ऐसे में अपने आप पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश ये करें कि ड्यूरिंग दी स्टडी आप अपने अंदर कोई ना कोई स्किल्स ढूंढ लें और उस पर काम करें। बहुत शुक्रिया उमर रांझा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन स्किल सेट भी इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करें और ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में खुशामदीद जी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फलों और सब्जियों की कीमत को लेकर। रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि सब्जियों की कीमतों में भी रद्दोबदल जारी होता है, फलों की कीमत में भी इसी तरह से है, और चिकन के रेट जो हैं वो भी हमें गैर मुस्तकिम दिखाई देते हैं। कभी हमें ये लग रहा होता है कि चिकन जो है वो VIP डिश है, सिर्फ मेहमानों के लिए बनेगी, तो ऐसे में हमने घर का बजट बड़ी प्रॉपर तरीके से प्लान करके बनाया होता है ताकि हमारे डेली का जो बजट है वो मुतासर ना हो। तो इसलिए हम आज के भाव सेगमेंट तरतीब देते हैं ताकि जब भी आप बजट बनाएं तो आपको अंदाज़ा हो और मार्केट में जाने से पहले आपको सब्जियों की कीमत का तयन हो कि कौन सी सब्ज़ी किस कीमत में मिल रही है। तो देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं फलों और सब्जियों की कीमत को लेकर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। देखा जाए तो सबसे पहले बराइल मुर्गी का गोश्त 9 रुपये सस्ता होकर 410 से 401 रुपये हो चुका है, जबकि अंडा फार्मी 1 रुपये इजाफे के बाद 342 से 343 रुपये हो चुका है। आलू कच्चा चल का अपनी साफ का कीमत 80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। प्याज साफ का कीमत 125 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। टमाटर 15 रुपये कमी के बाद 110 से 95 रुपये हो चुका है, जबकि अदरक शाही नसाब का कीमत 500 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। लहसुन हरनाई 270 रुपये अपनी साफ का कीमत पर कायम है। सब्ज़ मिर्च बगैर तो बदल के 70 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि फूल गोभी साफ का कीमत 80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। और इसी तरह घिया कद्दू साफ का कीमत
80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। बैंगन साहब का कीमत 40 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि मटर साहब का कीमत 290 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। शिमला मिर्च बगैर दो बदल के 290 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अरबी 75 रुपये। इसी तरह फलों की तरफ देखा जाए तो सेब, काला कलू अपनी साहब का कीमत 300 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि केला साहब का कीमत 110 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम है। और इसी तरह जापानी फल 200 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। अनार कंधारी 280 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि संगाड़ा 110 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। देखा जाए तो फलों और सब्जियों की कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम हैं। 1-2 सब्जियों की कीमतों में रतबत रिकॉर्ड किया गया है और आवाम का भी यही मुतालबा है कि इनकी कीमतों में मज़ीद कमी होनी चाहिए ताकि हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं विंटर सीज़न के हवाले से। मौसम सरमा आते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी राहतें लेकर आ रहे हैं, गर्म चाय, ब्लैंकेट्स, धूप और मूंगफली। लेकिन एक शिकायत जो है वो सर्दियों में बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों में ये मसला देखने में आता है कि जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, किसी की गर्दन में दर्द हो रहा होता है, कमर दर्द का मसला बढ़ जाता है। तो क्या विंटर आते ही हमारी जो बॉडी है ये चेंज होना शुरू हो जाती है, हमारे पट्ठों में खिंचाव हो जाता है? क्या रीज़न्स हैं? विटामिन डी की कमी बढ़ गई है और किस तरह से हम इस मसले से निमट सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान डॉक्टर नूर अकबर सियाल साहब ने। आप ऑर्थोपेडिक्स सर्जन हैं, आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मौसम चेंज होता है, अमूमन हम इससे पहले देखते थे कि सिर्फ बुज़ुर्गों में ये शिकायत होती थी कि पट्ठों में दर्द है, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी ये मसला आ रहा है। तो क्या विंटर आते ही हमें हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं? क्या रीज़न देखते हैं कि सर्दियों में ये मसला बढ़ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और कुछ बातें शेयर करने का पब्लिक के साथ, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। मोबिलिटी, उठना बैठना, सोना, चलना फिरना, काम करना, काम पे जाना, ये वो सिस्टम है जिसका ताल्लुक़ आर्थोपेडिक से है। यानी इसमें बोन्स हैं, इसमें जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं और ये मूव करेंगे तो काम होगा। बिल्कुल। अगर मूवमेंट रुक गई तो सब कुछ रुक गया। अब कोई भी मूवमेंट करनी है तो वो ज़ाहिर मशीन है, मोटर है, तो आपको उसको ऑयल भी देना है, फ्यूल भी देना है, उसकी न्यूट्रिशन को भी करना है और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर टिश्यू को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिसमें उसके प्रोसेसेस जो होने हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म के होते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन चाहिए टिश्यू को, मसल को, बोन को और न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन डी चाहिए, और वो उनकी पूरी होनी चाहिए, उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर। कोल्ड में चूँकि सर्दी हो जाती है इसलिए जो वेसल्स होती हैं उसको माइक्रो वेसल्स, हमारे स्किन के ऊपर जितनी वेसल्स हैं उनको माइक्रो वेसल्स कहते हैं। वेसल्स तो होती हैं, नज़र नहीं आती हैं, माइक्रोस्कोप से वो वेसल नज़र आती हैं। और इस तरह बड़ी वेसल है, बड़ी वेसल तो अल्लाह ताला ने इनसाइड बॉडी रखी हुई है, जैसे एब्डोमेन में है, थोरेक्स में है। ये जो छोटी वेसल है ना, ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ये सुकड़ जाती हैं। ठीक है। तो जब वो सुकड़ती हैं तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन भी थोड़ी जाती है, न्यूट्रिशन भी थोड़ी जाती है, तो उससे रिएक्टिवली मसल में थोड़ा खिंचाव आ जाता है, स्पैज़म आ जाता है। जब स्पैज़म आता है तो वो पेन फील करता है। ठीक है। तो पेन होती है, अकड़ाव होता है, स्टिफनेस होती है, कोल्डनेस फील होती है। जो ऑलरेडी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, रूमाटॉइड के, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओल्ड एज है, उनमें ज़्यादा पेन फील होने लग जाती है, कोल्डनेस। और सबसे जो होती है वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। मूवमेंट, जैसे ऐसे मूव किया तो बड़ा बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे मूव किया बहुत दर्द हो रहा है। तो उनके लिए जो ज़रूरी है कि वो अपने जो एनवायरनमेंट है, इनसाइड एनवायरनमेंट, उसको ऑप्टिमम करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है, अपने रूम को ऑप्टिमम करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो कपड़ों का जो चॉइस है, ठीक है, वो ऐसा रखें कि आपको जो कोल्डनेस फील ना हो या बहुत ज़्यादा कोल्डनेस ना हो। बिल्कुल इसी तरह से सर्दियों में आते ये मसला बड़ा बढ़ जाता है। अपनी सेहत का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखिए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं झंग से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कौन बात कर रहा है जी? ये बात कर रहा हूँ जी, आपको डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना है? सर्दियों में हम बात देखते हैं कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें आप? रहमान सवाल है मेरा, दर्द बहुत है, जोड़ों में दर्द होता है सर्दियों में ऐसी मौसम में। ठीक है, आवाज़ आप थोड़ा सा फ्लोर पे दे दीजिए। रहमान के सर्दियां आते ही जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, ठीक है, घुटनों में बढ़ जाता है। जी जी रहमान, आप बताइएगा कि क्या कह रहे थे? जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है आपका? जी जी, इसी मौसम में दर्द शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, बाद में ज्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, सही, तो ठीक है, बहुत एज का एज क्या है? रहमान हमारे साथ है, अमूमन यंगस्टर्स लग रहे थे, बिल्कुल नहीं है, और सर्दियों में आते ही दर्द शुरू हो जाता है। तो बेहतरीन तरीका ये है, इससे ये लगता है कि ये डिज़ीज़ नहीं है, कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिसमें जॉइंट स्पेस कोई बहुत कम हो गई है, या कार्टिलेज डैमेज हो गया है, या उसको आर्थराइटिस हो गया है, या कोई इम्यूनोलॉजिकल बीमारी हो गई है जिसकी वजह से। तो सर्दियाँ ख़ास है, इसका वही जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये स्टिफनेस हो जाती है। तो रहमान साहब को चाहिए कि वो उठ के खड़े होने से पहले, चलने से पहले बैठकर अपने जो जॉइंट है उनको मूव कर लें, ठीक है, वार्म अप कर लें, चला लें, हाथ फेर लें, उसकी सर्कुलेशन बेहतर कर लें। और अगर ज़्यादा ऐसा मौसम है जिसमें उसको वर्क के लिए जाना पड़ता है तो नीचे से कोई लेगी वगैरह पहन ले, ठीक है, और उसके दरमियान इंसुलेशन एक लेयर बन जाती है। कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसे होता है कि हमें दिन में नहीं फील हो रहा होता कि हमारे जोड़ों में दर्द है। अक्सर औकात हम जब रात को सोते हैं, ठीक है, तब महसूस हो रहा होता है कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, गर्दन में अकड़ाव पैदा हो रहा है, और फिर उसके बाद जब हम अगले दिन सुबह को उठते हैं तो हमें महसूस हो रहा होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, अब घुटनों में दर्द इतना बढ़ गया कि हम तो कोई काम ही नहीं कर पा रहे। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की, मुझे लगता है या तो आप प्रैक्टिस कर रही हो, ये तो बड़ी अच्छी बात। ये कंप्लेंट हमारे बहुत सारे पेशेंट्स की होती है कि डॉक्टर साहब रात को दर्द होती है, तो बड़े इसका अपरेंट है। देखो, जब हम सुबह जाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ध्यान है, ख़यालात हैं, हमारी तवज्जो है, वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ है, काम की तरफ है, अपना जो कोई काम हुआ है नहीं हुआ, जो होने वाला है उसके। तो हमारे जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन एक्टिव, रात को रिलैक्स हो जाते हैं, तो सारा जो आता है स्ट्रेस या मूवमेंट आती है वो जॉइंट पे आ जाती है। तो जॉइंट पे आती है तो जॉइंट के इमीडिएटली जो स्ट्रक्चर हड्डियों को आपस में बांध के रखते हैं और जोड़ बनाते हैं, उनको लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो फिर पेन करते हैं, वो मूवमेंट आती है, तो उस वक्त जो ऐसे फील होता है कि रात को ज़्यादा पेन हुई है, वो ये है कि वार्म अप कम हो जाता है, मसल थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, और जो मूवमेंट आती है ना वो जॉइंट पे आती है, ठीक है। तो ये कॉमन कंप्लेंट है कि रात को दर्द ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग है उसमें भी ये चीज़ फील हो रही है। हम कहते हैं बुज़ुर्गों के लिए, ये कहते हैं कि बड़ी सादत भी है, इबादत भी है, और बड़ा सवाब भी है और बरकत भी है कि उनको सोने से पहले दबा के सुला दें, ठीक है, टांगों को दबा दें, हाथों को दबा दें, तो इतनी कंफर्ट उनको नींद आती है ना कि उनको रात को पेन नहीं होती है, वो जागते नहीं। दूसरा ये कि शेड्यूल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपकी वसातत से मैं कहूँगा कि टाइम टेबल की बड़ी अहमियत ठीक है कि अगर आप एक दिन 8 बजे सो रहे हैं, दूसरे दिन 9 बजे सो रहे हैं, फिर 2 बजे सो रहे हैं, फिर 4 बजे सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो खुद ब खुद बॉडी को रेगुलेट कर रही है, आप उसको खामखा इंटेंशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, आप एक रेगुलर करें, अपना टाइम टेबल बताएं, आपको 15 मिनट पहले नींद ने आ जाना है, सही, वो खुद ब खुद आ जाएगी कि मेरा टाइम हो गया, अब आप छुट्टी करें सारे, और मैंने इस शख्स को सुलाना है और इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। और आप देखें, लकीली एक ह्यूमन बॉडी को आप देखें, यू विल अस्टानिश कि आपने किसी मोबाइल फ़ोन को पावर देनी है तो आप स्विच के साथ लगाएंगे, आपने ये कैमरे चलाने हैं तो आप इसको कोई पावर बैटरी देंगे। इंसान ऐसा है, आप उसको सुला देंगे तो वो चार्ज हो जाएगा। तो कितना खूबसूरत मॉडल है जो अल्लाह पाक ने बनाया है कि आप उसको रिलैक्स कर दें तो उसमें पावर आ जाएगी। तो रिलैक्सेशन जो है
वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप उनको दबा दें, सुला दें, और वो इंशाल्लाह ताला फिर रात को जो पेन है ना, ठीक है, वो नहीं होगी। सही। और एक और भी बात करें कि सोने से पहले ना ज़रा कड़वी बातें ना किया करें घर में या माहौल में, या कोई ऐसी डिस्कशन ना करें, ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस ना करें जो टेंशन एंजाइटी का बायस बन रहा है। ज़रा खूबसूरत बातें, रिलैक्सेशन वाली बातें, ज़रा सूदिंग बातें, खुशी खुशी वाली बातें करके सोएंगे ना तो वो है। बाकी जो हमारे दीन कहता है कि हम पढ़ के सोएं, कलमा पढ़ के सोएं, नमाज पढ़ के सोएं, उसकी तो अहमियत और बहुत ज़्यादा है। लेकिन मसल्स को जो रिलैक्सेशन करने के लिए है ना, ठीक है, वो माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स करना, सही। क्योंकि माइंड मसल तो गुलाम है। आप कहते हैं नमाज पढ़ने चला जाए, वो नमाज पढ़ने चला जाएगा। आप कहते हैं चोरी करने चला जाए, वो तो आपके साथ चला जाएगा। ठीक है। तो असल जो पावर है वो तो माइंड की है। माइंड खुश होगा ना तो डेफिनेटली आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स होंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है कि हमारी एंग्जाइटी भी बहुत सारी बीमारियों का सबब बन रही होती है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, ये तो आपने बताया कि बुज़ुर्ग अफराद में ये मसला बढ़ता जा रहा है, लेकिन यंगस्टर्स में भी ये इशू मैं देख रही हूँ बड़ा कॉमन हो गया है। अब अगर एज फैक्टर के हवाले से बात करें तो मेरी जितने लोगों से कभी गुफ्तगू ही हो इस बीमारी के हवाले से, हड्डियों के दर्द के हवाले से, अमूमन 20 साल के लोग भी इसमें मुब्तला हो रहे हैं, 25 साल के लोग भी हैं जिन्हें जोड़ों का दर्द हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, इस पर हम डॉक्टर साहब का जवाब जानेंगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। सिटी एट 10 में खुशामदीद। और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी, सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और हमें इस नेमत का अंदाज़ा तब होता है जब ये हमसे छिन जाती है। तो अगर हम सर्दियों के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हम देखते हैं कि मौसम बदलता है तो हमें हमारी सेहत का ख्याल रखने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। सर्दियों में कॉमन इशू जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द बढ़ जाता है। क्या रीज़न्स हैं? हमने देखा कि ब्रेक पे जाने से पहले कि बुज़ुर्ग अफराद में तो ये मसला मौजूद रहता है, गर्मियों में भी सर्दियों में, लेकिन आज के दौर में यंगस्टर्स में ये मसला बड़ा कॉमन होता हुआ नज़र आ रहा है। डॉक्टर नूर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों हमारे यंगस्टर्स में हम ये मसाइल देख रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग अफराद भी कहते हैं कि जब हम आप लोगों की उम्र में थे हमें तो पता ही नहीं होता था कि जोड़ों का दर्द क्या है, हड्डियों का दर्द क्या है, लेकिन आज के यंगस्टर्स में ये बड़ा मसला है। क्या रीज़न है? महविश साहबा चूँकि यंगस्टर से ज़्यादा कंसर्न है और ज़्यादा पूछना चाहती हैं, तो मैं एक कह रहे थे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो जब ये बोन का इन्फेक्शन हो जाए या कोई बुलेट इंजरी हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो वो बोन निकालनी पड़ती है, और उसकी जगह फिर डिफरेंट मेथड है उस बोन के खला को कैसे फिल करते हैं। तो आर्टिफिशियल बोन मिलती है पैलेट्स की सूरत में, तो इतनी सारी वो डिब्बी होती है और उसकी काफ़ी कीमत होती है। ठीक है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि अल्लाह पाक ने हमें जो नियरली 206 के करीब बोन्स दिए हैं, तो ये कितनी कीमत हो सकती है एक चीज़ की। तो इसकी कीमत यानी नहीं है। जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म अता किया है ये बहुत बड़ा इनाम है, बिल्कुल उसकी मेहरबानी है। और फिर इसका दिमाग दिया है चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और फिर रूह दी है इसको और पकीज़ा करने के लिए, इसको चलाने के लिए। तो बोन का दूसरा नाम बैंक भी है। ठीक है। जैसे बोन से बी है और बी से बैंक भी है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर स्टोरेज बहुत सारी रखी है। बिल्कुल, अपनी हड्डियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बड़ी कॉमन और बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बात बता रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बोन है, बिल्कुल हड्डियों की हिफाजत करना स्टोर कर लेती हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं डॉक्टर साहब, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि उनका मसला क्या चल रहा है। हड्डियों को लेकर बड़ा इशू कॉमन देख रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? वालेकुम मैडम, मैं जमाल बात कर रहा हूँ। जी, डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें आप? जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जब मैं वर्किंग करता रहता हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है। और जब मैं यानी कि बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ ना, उसके बाद मेरे ना एड़ियों में तकलीफ शुरू हो जाती है। खड़े होता हूँ तो एड़ियों पे खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, एड़ियों में बड़े कम महसूस होती है तकलीफ। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 39।
39 इयर्स है। टू यंग है या 39। बिलाल साहब खड़े रहने का काम ज़्यादा करते होंगे, तो उसमें ये है कि जो एड़ी की हड्डी है और पाँव की जिल्द है उसके दरमियान एक कुशन होता है जिसको फैट पैड कहते हैं। ठीक है। तो उसके दरमियान खला होता है, यानी कुशन का मतलब होता है जब आप प्रेस करें तो प्रेस हो जाए, जब आप उठें तो वो हो जाए, दोबारा रिकॉल हो जाए। तो वक्त के साथ ना ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है। तो वेट जो आता है वो फिर जो एडी कल्केनियस बोन होती है उसके ऊपर आता है, तो उससे फिर पेन फील होती है। ठीक है। तो इनको दरमियान में ब्रेक लेनी चाहिए। हील पैड्स मिलते हैं, वो अपनी कैल्शियम है, विटामिन डी है या यूरिक एसिड है या अपना बॉडी वेट है, कोलेस्ट्रोल चेक करवा लेना चाहिए। सही। और इससे ये ठीक हो जाएंगे। ऑफ एंड ऑन थोड़ा सा एलिवेट भी कर सकते हैं, 2-4 घंटे के बाद लेट कर अपनी एड़ियों को ऊपर कर लेंगे तो वो बिलाल साहब ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और आप बुज़ुर्गों की बात कर रहे थे, तो ये चेंज आती है। बोन जो हड्डियाँ हैं उनमें 2 सेल होते हैं, उनका नाम ऐसे एक ऑस्टियोब्लास्ट एक ऑस्टियोक्लास्ट है। ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी को बनाते रहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो हड्डी होती है उसको जज़ब करते रहते हैं। ठीक है। ये बैलेंस 35 साल तक रहता है। उसके बाद जो खुरने वाली होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सही। और ऑस्टियोब्लास्ट ज़रा सुस्त हो जाते हैं। तो हड्डियों के दरमियान जो सुराख होते हैं, पोर होते हैं, वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। ऑस्टियोबोन को कहते हैं, पोर सुराख को होल को कहते हैं। वो होल बड़े होते जाते हैं, जैसे ये दीवार है इसमें सुराख बड़े होते जाएंगे, दीवार वीक हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे बोन वीक हो जाती है। ठीक है। तो जब बुजुर्गों में फिर इसीलिए हम कहते हैं कि उनकी लाइट अच्छी हो, स्लिपरी वॉशरूम ना हो, वो ट्रिवियल इंजरी से फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है। ऐसे गिरे हैं चूल्हे का फ्रैक्चर हो गया, गिरे हैं स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया, ऐसे हाथ रखा है कलाई का फ्रैक्चर हो गया, झुक गए हैं, बेंडिंग आ गई है, सोते सोते हड्डियों में पेन होती रहती है। तो इनको सीनाइल चेंज भी कहते हैं। ज़ाहिर है फिर आँखों में आ जाती है, सही, स्किन में आ जाती है, वाइटल कैपेसिटी बुजुर्गों की कम हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए उनको अब तो बहुत मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गई। ठीक है। एंटी ऑस्टियोप्रोटिक्स मेडिसिन आ गई हैं, बिसफॉस्फोनेट्स आ गई हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वीकली, डेली आ गई हैं। एक्सरसाइजेज के पैटर्न बड़े बदल गए हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको बहुत सारे जिम में जाएं तो ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैटर्न आ सकते हैं। बुज़ुर्गों के लिए अलग आ गए, ऑटोमेटिक मशीनें भी आ गई हैं, आप उनको रेंज फिक्स करें, वो वार्मर्स आ गए हैं। ठीक है। जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को वार्म रखते हैं, आपके जॉइंट्स को वार्म रखते हैं। डाइट्स ऐसी आ गई हैं जिसको आप सप्लीमेंट्स कहते हैं कि वो बनी बनाई प्रिपेयर डाइट्स आ गई हैं जो उनको रिप्लेस करती है और उनको हेल्दी रखते हैं। अब तो घरों में ऐसी अरेंजमेंट माशाल्लाह आ गई है जिसमें बुज़ुर्गों के वॉक करने के बड़े बड़े घर हैं, ट्रैक हैं, कॉलोनीज़ मॉडर्न तरीके से बन रही हैं जिनमें ये वॉकिंग ट्रैक फैसिलिटीज़ आ गई हैं। उनके कमर्शियल सेंटर्स अब बड़े कंपलसरी हो गए हैं कि उनके लिए होने चाहिए। और बुज़ुर्गों के लिए तो अब तो सारी मॉडिफिकेशन है, रोड के ऊपर है, मार्केट के अंदर है, उनके रैंप्स हैं, उनकी चेयर्स हैं, तो उनका ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। डाइट पैटर्न उनका बदल जाता है, डाइट पैटर्न को भी डाइट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? यंगस्टर को चाहिए कि वो मूव रहें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, अपने मसल को मजबूत करें, कुछ फिजिकल वर्क करें, इतना फिजिकल वर्क करें कि उनको कुछ सांस चढ़े, उनका कुछ सांस फूले, कुछ उनको पसीना आए, पता चले कि ये थोड़ी सी जो एक्टिविटी है ये इन्होंने की है। ये तो नहीं एक्टिविटी की है कि अंदर गए और एक आमलेट अम्मा ने कहा है बना दो और उसके बाद मैं बहुत थक गया हूँ और थक गई हूँ, तो ये तो एक्टिविटी नहीं है। कुछ ना कुछ टेक पार्ट करना चाहिए ऐसा, और उसमें आप कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कर सकते हैं, कोई फिजिकल आप वर्क, कोई फिजिकल जॉब भी कर सकते हैं, अपने घर के कामों में कोई हिस्सा ले सकते हैं जिसमें आपका ज़ोर लगे, आपका कुव्वत लगे, आपको थोड़ा सांस चढ़े, आपको थोड़ा पसीना आए, कोई मसल बिल्ड हो। घर में छोटा मोटा वेट रख सकते हैं, तो आपके मसल जब बल्क में मसल को जब आप एक्टिविटी करते हैं तो बोन का वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है। बोन का वॉल्यूम बढ़ता है तो बोन की स्टोरेज बढ़ती है। ये आपको बड़ी उम्र में भी काम आ जाएगी। सही। यंगस्टर को मेरी ये है
एडवाइस कह लो, को एडवाइस जो है ना, ये डॉक्टर एडवाइस साहब है बड़ी कि मजे अपना की बोन एडवाइस बैंक देंगे। बनाएं, बिल्कुल, हमारे बोन साथ एक बैंक कॉलर को बड़ा करें, बड़ा करें। बिल्कुल इसी तरह से अपना सेहत का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? जी मैं फोजिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी सोबिया, डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें आप? जी मैंने डॉक्टर साहब से सवाल ये है, मेरा तो घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा रहती है। घुटनों में ज़्यादा दर्द रहती है। फोजिया, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 42। 42 है, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहें आप? तो कब रहती है, कोई इनको कोई इनका वेट कितना है? वेट कितना है आपका? ये वैसे लेडी से वेट पूछना बड़ी जाती है। 68 है। 58 वेट है। 58 बड़ा इनका आइडियल वेट है। अगर इनके टेस्ट ठीक हैं, यानी इनको कोई RA फैक्टर नहीं है या यूरिक एसिड नहीं है या कोई जो रिपोर्ट है उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है, यानी जोड़ों की प्रॉपर डिजीज़ का होना, अगर वो नहीं है तो ये इनकी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इनके हवाले से थोड़ी सी एहतियात बता दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। आपका जवाब हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। और जी हम बात कर रहे थे हड्डियों के मसाइल के हवाले से, जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, कॉलर का जो जवाब है मैं जानना चाहती हूँ। जैसे फोजिया ने बताया कि उनकी एज भी अमूमन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन घुटनों में मसलसल उनके दर्द रहती है, तो क्या एहतियात करें, क्या क्या इनिशिएटिव लें अपनी सेहत के हवाले से? थैंक यू सोबिया सवाल पूछने का। आपके सवाल से बहुत सारे लोगों का मसला हल हो जाएगा। अगर ये कैमरा दिखा रहा है तो आप ब्रेक लें, जैसे ये मैडम महविश ब्रेक ले रही थी, आप ब्रेक लें, आप आराम से बैठें, आपका वेट आपके बटक्स के ऊपर आ जाए, आपके नी बिल्कुल फ्री हो जाए और इनको आराम से आप 5-10 मिनट के लिए ऐसे आराम से मूव करें। आगे आप ऐसे पंजे को मूव करें, ऐसे मूव करें, पंजे को मूव करें, तो आपका जो फ्लूइड है, जॉइंट फ्लूइड है, वो आपके जो जॉइंट कार्टिलेज है, जिसको मुर्कनी हड्डी भी कहते हैं, सॉफ्ट भी कहते हैं, उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी। और उसकी खुराक इस फ्लूइड से है। जब वो पॉलिश हो जाएगी तो कार्टिलेज हेल्दी रहेगा, कार्टिलेज नहीं भुरेगा तो आपको जॉइंट पेन नहीं होगी। इसकी एक मिसाल है कि ये नाखन है, ये हेल्दी है, आप ये नाखन काटते हो आपको पेन नहीं होती। जैसे पिंक नाखन काटेंगे तो पेन होगी, ऐसे ही आप बाल काटते हो, हेल्दी है, बाल जो है वो ज़िंदा है, पेन, या जब बाल खींचेंगे तो आपको पेन होगी। सिमिलरली अल्लाह पाक की ज़ात व बरक़ात ने ये कार्टिलेज जो जोड़, स्पेशली जोड़ों के ऊपर एक मुर्कनी हड्डी दी है, ये है तो ज़िंदा लेकिन इसमें पेन नहीं है। ठीक है। जब ये फट जाएगी, जब ये भुर जाएगी, जब ये ड्राई हो जाएगी तो पीछे से बोन लगेगी। बोन जब बोन के ऊपर रब करेगी तो आपको पेन होगी। जहाँ भी आपको पेन होगी तो इर्द गिर्द के जितने टिश्यू हैं वो सुकड़ जाएंगे, आपकी पेन और बढ़ेगी। तो आप इसको वेट ऑफ करें, बैठें, सुकून से मूव करें और जो है आप वक्फे से आप इनको मूव रखें। हेल्दी डाइट लें, ऑर्गेनिक डाइट लें। आप अपनी कैल्शियम का, विटामिन डी का, आयरन का, जिंक का बैलेंस डाइट लें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, वक्तन फ़वक्तन अपना एक रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम नॉर्मल समझते रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी भी होती है, तो अपना एक चेकअप करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है कि एक आध चेकअप हो जाए तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ये नेचुरल चेंज है, फिज़िकल चेंज है, एक्टिविटी मुझे पैटर्न चेंज करना है, अपने काम में तब्दीली ले आनी है, रूटीन में तब्दीली ले आनी, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। सही, बिल्कुल इसी तरह से डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हम हमारी डाइट में फ़ास्ट फूड बहुत शामिल कर लेते हैं, जो असल मायनों में हमारी सेहत के लिए खुराक ज़रूरी है, हम उसे अपनी डाइट में शामिल नहीं करते। डॉक्टर नूरसियाल साहब, ये भी एक चीज़ कॉमन सी मैं देखती हूँ कि ऑफिस गोइंग जितने भी लोग हैं उनकी गर्दन में अक्सर पेन रहता है। ठीक है, गर्दन मूव नहीं होती है, जिसकी वजह से बाकी बॉडी भी कंप्रेस रहती है, खिंचाव उसमें पैदा होता है। तो इस हवाले से क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अमूमन जो ऑफिस गोइंग पर्सनस होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रॉपर जिम जा सके या एक्सरसाइज कर सके। कोई लाइटर नोट्स वाली एक्टिविटी करके ताकि इस पेन को या इस मसले को हल किया जा सके। ये तो बहुत आसान है। एक तो आपने देखा होगा कि ये जो चेयर्स आई हैं अब आपने देखती हैं VIPs की जो चेयर्स हैं उनका ये लेवल आया है।
पहले ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल था, अब ये लेवल आया। ठीक है। और एक फुट स्टेप का टेबल की भी देखते हो, ये ऐसे नहीं बने, ये एक ख़ास रिसर्च के बाद बने हैं, स्लांटिंग फुट आपका किया है। उसके बाद ये कि वेरी इजी, आप ऑफिस में बिजी है नहीं है तो आप अपने जो नेक है, नेक ने ये सारा वेट जो हेड का लिया हुआ है, आप सिंपल एक्सरसाइज, आप अगर कैमरा दिखाए तो ये देखो, ऐसे आप करेंगे तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है। फिर न्यूट्रल करें, आप ऊपर 1 मिनट के लिए रखें, ये स्ट्रेच हो गए, ये रिलैक्स हो गए। बेंड करेंगे ऐसे, ये रिलैक्स हो गए, ये स्ट्रेच हो गए, ऐसे। इसी तरह ऐसे आप टर्न लेते हैं, दूसरी शोल्डर को ऊपर करेंगे। ये इतनी माइनर सी एक्सरसाइज है, आपकी जितनी भी सर्कुलेशन हेड को जा रही है और मसल्स को जा रही है, और फिर आप थोड़ा सा बैठे बैठे अपने मसल को दबा भी सकते हैं, अपने हाथ से दबा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि मेरा टीचिंग से ताल्लुक़ रहा है, इवन आप क्लास ले रहे हैं ना, 20 मिनट के बाद स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो पिकअप कैपेसिटी है, मेमोरी है, कंसंट्रेशन, तवज्जो वो भी नहीं रहती। आपको कोई आइस ब्रेकिंग करनी पड़ती है कि नहीं जी, कोई ऐसी बात करनी पड़ती है, एक्टिविटी करनी पड़ती है, कोई क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो बॉडी तो आपको आपने मेंटेन रखना है, उसको वक्फा ज़रूर चाहिए। ठीक है। वो रिलैक्स हो जाते हैं। अगर ये डिटेल में बात करें, मेडिकल स्टूडेंट के साथ बात करनी हो तो हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें फिर टॉक्सिक मटेरियल्स पैदा होते हैं, उसमें फ्री रेडिकल बन जाते हैं, उसमें पेन सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाती हैं जो पेन करती हैं। तो ये तो वो है, यानी पब्लिक के लिए ये है कि वो मूव करें, ठीक है, हेल्दी रखें, अपने पोस्चर को ज़रूर मेंटेन करें, लंबा टाइम ना करें। सही। आप एक पोस्चर को जब आप बहुत लंबा, वो फटीग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से है, वो फिर हमारी बॉडी में पेन का सबब बन जाता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है जी? वालेकुम अस्सलाम। जी अपना नाम। जी शहबाज, डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें आप? मुझे ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं 2-3 महीने पहले ना ट्रैक्टर से गिर गया था। ठीक है। तो ये मेरी पिन्नी में ना गोश्त का लोथड़ा सा जम गया, वो उसकी वजह से टांग में मैं अकड़ा रहता है और पाँव में ना ज्यादा चलूँ तो स्वेलिंग सी हो जाती है, लेकिन अभी कम होगी, पहले ज्यादा हो जाती थी। ठीक है। डॉक्टर साहब कोई सवाल पूछना चाहें? हाँ, जब गिरे हैं तो कोई एक्सरे वैक्सरे करवाया है? कोई इंजरी, कोई बैरूनी चोट, अंदरूनी चोट, कोई ऐसी चोट लगी है आपको? जी मैंने एक्सरे भी कराया और मैंने वो अल्ट्रासाउंड भी कराया था। वो अंदर ना पिन्नी के गोश्त जम गया है, वो उसकी वजह से ना वो पहले ज्यादा था, अभी थोड़ा सा रह गया है, जो जमा हुआ ना उसकी वजह से अकड़ा रहता है ना। ये इंशाल्लाह एक्सरे वगैरह सही है, वो गोश्त फट गया था पिन्नी का। शहबाज ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जैसे आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, और भी इंशाल्लाह वक्त के साथ होगी। ये फाइबर होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, जो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा रिपोर्ट पे आते नहीं हैं, एक्सरे में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आती है। आप इसको थोड़ा एलिवेट करें, कुछ पेन किलर लें, हल्का हल्का इसको थेरापी करें या मसाज करें, तो डाइट अच्छी लें तो ये ठीक हो जाएगा, मसल रिपेयर हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पुरानी चोट भी लग जाए या हमारी सेहत के मसाइल हो तो डाइट का बड़ा ख्याल रखें। डॉक्टर साहब से टाइम का भी बड़ा ख्याल रखें। बाद औक़ात ये होता है कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें 2 हफ्ते 4 हफ्ते लेने होते हैं। इस पे ज़रूर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये शिकायत होती है। डॉक्टर साहब के हवाले से जो गाइडलाइन वो बताएंगे उन्हें लाजमी फॉलो करिएगा। जी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में खुशामदीद। बात हो रही है हड्डियों और जोड़ों के दर्द के हवाले से। विंटर में ये बड़ा मसला कॉमन हो जाता है, तो सेहत का ख्याल रखिए, अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? जी मैं फरा बात कर रही हूँ। जी फरा, कोई डॉक्टर साहब से आप सवाल पूछना चाहें? जी अभी मुझे ना हड्डियों में काफी पेन रहता है, मेरे 2 सीजन हुए थे, इसकी वजह से ना मुझे सर्दी आती है, सारी हड्डियों में काफी पेन होता है। ठीक है। और अमूमन ये सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं तब पेन होता है कि सारा साल रहता है?
जी जी, जब अमूमन सर्दियाँ होती हैं तभी पेन स्टार्ट हो जाता है हड्डियों में ना, विटामिन डी वगैरह का मैं कोई सप्लीमेंट नहीं देती। ठीक है सर, आप तो कोई क्वेश्चन दूध वगैरह कितना पीती हैं? कितनी कैल्शियम जो है वो दूध है, दही है, ये चीज़ें कितनी लेती हैं, और एक्सरसाइज कितनी करती हैं, और कोई टेस्ट में तो कोई एबनॉर्मल नहीं आया? फिर आपने टेस्ट करवाएं? जी जी। डॉक्टरों का क्या ख्याल है कि क्या मसला ठीक है, आपने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ली, डॉक्टर से टेस्ट करवाए आपने कोई? ये अपना फ़रा साहबा अपनी रेगुलर वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, लाइट अपने डाइट का ख्याल रखें, और अपना कैल्शियम विटामिन डी टेस्ट करवा लें। अगर इनमें कमी आती है तो इनकी सप्लीमेंट ले लें, ठीक है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जैसे अभी आपने बार बार फोकस कर रहे हैं डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो किस तरह से हम अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं जिसमें विटामिन डी भी हो, जिसमें कैल्शियम भी हो, और कुछ लोग अमूमन ऐसा होता है कि वो ज़्यादा दूध पीना पसंद नहीं कर रहे होते, तो हम किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस तरीके से लेकर चल सकते हैं? देखो, डाइट का जो है निज़ाम है, जैसे हमने हमारा सोर्स है एनिमल से है, ठीक है, या एनिमल है या उसकी प्रोडक्ट है, इसी तरह प्लांट है या प्लांट की प्रोडक्ट है, तो हमारी जो अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन्स, ये चाहिए, हर एक की रिक्वायरमेंट है। सही। तो कमो बेश थोड़े थोड़े एलिमेंट हर एक में होते हैं, ठीक है, कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में थोड़े होते हैं। तो इसी तरह जितनी हमारी डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जैसे मिल्क है, योगर्ट है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे बाकी है जिसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट होती है। तो बेहतरीन तरीका तो है कि हम हर चीज़ खाएं, ठीक है, और मौसम के हिसाब से खाएं, और फ्रेश खाएं और हेल्दी खाएं, ठीक है। अब ये खाते तो हम हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से, या तो वो ओवर कुक्ड होती है या अंडर कुक्ड होती है, ठीक है। जो उसके लिए रिकमेंडेशन है कि इसको इतना कुकिंग होनी चाहिए, या इसको बग़ैर कुकिंग के खाना चाहिए, इसको इस फॉर्म में लेना चाहिए, इस वक्त लेना चाहिए, और इतनी मिकदार में लेना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है। फिर एज वाइज बड़ा ज़रूरी है, बच्चों को क्या देना है, बड़ों को क्या है, और बुज़ुर्गों के लिए क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये एक अहम चीज़ है। दूसरी मैंने जो नोट की है, पर्सनली नोट की है, कि हमारा जो टाइम है खाने का वो बदलता रहता है, ठीक है, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे का। तो इस तरह हमारा जो अंदर सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी आप अगर ध्यान करें, देखें, तो जो माउथ है, माउथ के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो ख़ास काम करते हैं, ख़ास खुराक के लिए करते हैं। फिर स्टमक के अंदर जब खुराक जाती है, ख़ास एंजाइम्स, हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, वो ख़ास खुराक के ऊपर काम करते हैं। फिर अंतड़ियों में है, फिर लीवर है, फिर हमारा जो पंक्रियाज है, ये अंदर हमारा सिस्टम है जो खुराक को वेलकम करता है, प्रोसेस करता है, मेटाबोलाइज करता है, उसके कंपोनेंट्स बनाता है, अब्जॉर्ब करता है, फिर ब्लड उसको सारी बॉडी में जाकर पहुंचाती है। तो इसलिए हमें अपने मौसम के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से, एज के हिसाब से, सेहत के हिसाब से खुराक प्रॉपर लेनी चाहिए, ठीक है। और अपने जो आपका एडवाइज़र है खुराक का, जो घर में तो बड़ी माँ है, या बेगम साहिबा है, या बहन है, या भाभी है, जो घर में वो एडवाइज़र है खुराक के, दे आर वेरी। बिल्कुल इसी तरह से अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर ज़्यादा तबीयत ख़राब ऐसी होती है तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर से मशवरा, बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। काइंडली आप अपने टीवी को वॉल्यूम कम कर दीजिए। बात कर रहे हैं। जी जी जी, डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें आप?
हेलो जी जी खिजर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें आप अपनी सेहत के हवाले से। सवाल करना है। आई थिंक खिजर आपकी तरफ नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा इशू है। बिल्कुल, खिजर हमारे साथ मौजूद थे। गालिबन सेहत के हवाले से वो भी काफ़ी ज़्यादा वरीड दिखाई दे रहे हैं। बड़ा मसला हड्डियों का हम देख रहे हैं। सेहत का ख्याल रखने के लिए मुझे ये लगता है कि हमारी सेहत हमारी तरजीहात में शामिल नहीं रही। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सर्दियाँ तो एक खैर बहाना बन जाती हैं हमारी सेहत को मुतासिर करने के लिए। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे विंटर आते हैं, अमूमन हम अपने घरों में ये बात होते हुए सुनाई देती है, करते हुए लोग सुनाई देते हैं कि पुरानी चोटें जो हैं वो दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं। तो क्या इसका कनेक्शन है कि सर्दियों में जो पुरानी चोटें हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं? अगर है तो किस तरह से हम अपनी इन सारी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। ऐसे देखो ना, एक चीज़ जेन्युइन है, कोई भी जेन्युइन चीज़ है, जब वो थोड़ी सी उसको चोट लगती है या कोई डैमेज होती है वो जेन्युइन नहीं रहती। हम कहते हैं कि ये सेकंड हैंड है, ये पुरानी हो गई है। तो हमारी बॉडी जब बड़ी एज तक आती है तो बहुत सारी चोटें लगती हैं, बहुत सारे सफरिंग से वो गुज़रती है, रीबिल्ट होती है, रीहैब होती है, लेकिन वो उस तरह की थोड़ा नहीं होती है जिस तरह एक बिल्कुल जिसको चोट नहीं लगी है। तो उसमें चेंजेस आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस, भुरभुरापन आ जाता है, जो जोड़ हैं उनमें खुरदरापन आ जाता है, जो मसल्स हैं वो बोन को छोड़ जाते हैं, लटक जाते हैं, जैसे कहते हैं कि मसल लटक जाते हैं। स्किन के अंदर जो इंटीग्रिटी है वो नहीं रहती है, दांतों में नहीं रहती है, आँखों में रहती है। तो ये सारी चेंजेस आती हैं, ये डिजेनरेटिव सीनाइल चेंजेस हैं। इनके मुताबिक हमने इनकी केयर करनी। जैसे मैंने कहा कि एंटी ऑस्टियोपोरोटिक्स आ गई हैं, मार्केट के अंदर आ गई हैं, लोग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं। इसी तरह जेल है, जोड़ों में जेल कम हो गई है, खुरदरे हो गए, आप उसको जेल डलवाएं। आप उसकी अब जॉइंट चेंज कराना है तो चेंज करवाएं। तो अपनी जो देखो ना, जो सेहत है वो किसको, बॉडी किसको दी गई है? मुझे देगी, आपको दी गई है। तो उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ। अगर मुझे कोई पेन हो रही है तो मेरा कोई फैमिली मेम्बर उसको एहसास तो कर सकता है, बातें तो कर सकता है, पेन शेयर नहीं कर सकता। मैं ये पैगाम दूंगा कि जो आपकी सेहत है ना वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसका ख्याल रखें। आप सारी दुनिया का ख्याल रखते हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। सारी दुनिया को टाइम देते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। सारी दुनिया के एक्टिविटी में जाते हैं, 5 मिनट अपनी एक्सरसाइज के लिए नहीं जाते हैं। सारी दुनिया के जाते हैं, आप अपनी खुराक का प्लान तरह से हमारी अपनी तरजीहात में हम शामिल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो हमें मुतासिर दिखाई देती है, ख़ास सर्दियाँ और गर्मियाँ हों। लेकिन अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर अकबर सियाल साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसकी कदर करें और वक्त रहते कदर करें। इसी के साथ मैं विशा हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।